CBSE एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी अनिवार्य की द्वितीय पुस्तक पीयूष प्रवाह के द्वितीय पाठ सत्य के प्रयोग, जो आत्मकथा का अंश है, मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखा गया, उसका अध्ययन करेंगे। सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा के माध्यम से ब्रिटानिया हुकूमत के अत्याचारों के प्रतिकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके सत्याग्रह की नींव अहिंसा सिद्धांत पर आधारित थी। आज पूरा संसार उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हुए आज़ाद हिंद फौज के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। देश में प्रतिवर्ष उनका जन्म दिवस, गांधी जयंती और विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका निधन 30 जनवरी 1948 को हुआ। इनका पाठ परिचय हम देखते हैं। इस पुस्तक में महात्मा गांधी द्वारा लिखित सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा के काशीनाथ त्रिवेदी द्वारा अनुदित कुछ अंशों का संकलन है। पाठ का सभ्य पोशाक में अंश जहां विद्यार्थियों को छद्म आकर्षणों से परे रहकर विद्यार्थी बनने की सलाह देता है, वहीं बलवान से भिड़ंत में अन्याय से डटकर मुकाबला करने की हिम्मत बंधती है। आत्मिक शिक्षा इसके अंतर्गत है, हमें संयम और आत्मसमर्पण, आत्मनिर्माण के लिए प्रेरित करती है। शांति निकेतन अंश में गांधी जी ने भारतीय जीवन मूल्यों से ओतप्रोत संस्कार, सहयोग व समरसता से साक्षात्कार कराया है। तो खादी का जन्म में स्वावलंबन एवं स्वदेशी की महत्ता उजागर की है। इस प्रकार गांधी जी की आत्मकथा हमें सात्विक एवं सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। इनका देखो, पहला जो अंश है सभ्य पोशाक, इसमें है, अन्नाहार पर मेरी श्रद्धा दिन पर दिन बढ़ती गई। सॉल्ट की पुस्तक ने आहार के विषय में अधिक पुस्तकें पढ़ने की मेरी जिज्ञासा को तीव्र बना दिया। जितनी पुस्तकें मुझे मिली मैंने खरीद ली और पढ़ डाली। उनमें हॉवर्ड विलियम्स की आहार नीति नामक पुस्तक में अलग अलग युगों के ज्ञानियों, अवतारों और पैगंबरों के आहार का और आहार विषयक उनके विचारों का वर्णन किया गया है। पाइथागोरस, ईसा मसीह इत्यादि को उसने केवल अन्नाहारी सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। आगे कहते हैं, डॉक्टर मिसेज एना किंग्सफर्ड की उत्तम आहार की रीति नामक पुस्तक भी आकर्षक थी। साथ ही डॉक्टर एलिसन के आरोग्य विषयक लेखों ने भी इसमें अच्छी मदद की। वे दवा के बदले केवल आहार के हेर फेर से ही रोगी को निरोग करने की पद्धति का समर्थन करते थे। मतलब वे ये कहते थे कि आहार ऐसा देना चाहिए जिससे रोगी व्यक्ति भी निरोगी हो जाए। डॉक्टर एलिसन स्वयं अन्नाहारी थे और बीमारों को केवल अन्नाहार की ही सलाह देते थे। इन सब पुस्तकों के अध्ययन का परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन में आहार विषयक प्रयोगों ने महत्व का स्थान प्राप्त कर लिया। आरंभ में इन प्रयोगों में आरोग्य की दृष्टि मुख्य थी, बाद में धार्मिक दृष्टि सर्वोपरि बनी। इस बीच मेरे उन मित्र को तो मेरी चिंता बनी ही रही। उन्होंने प्रेमवश यह माना कि अगर मैं मांस नहीं खाऊंगा तो कमज़ोर हो जाऊंगा। यही नहीं बल्कि मैं बेवकूफ़ बना रहूँगा, क्योंकि अंग्रेज़ों के समाज में घुल मिल ही न सकूँगा। वे जानते थे कि मैं अन्नाहार विषयक पुस्तकें पढ़ता रहता हूँ। उन्हें डर लगा कि इन पुस्तकों के पढ़ने से मैं भ्रमित चित्त बन जाऊँगा, प्रयोगों में मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा, मुझे जो करना है उसे भूल जाऊँगा
और पोथी पंडित बन बैठूंगा। यानी मेरे दोस्त ने सोचा कि मैं सारा दिन क्या है किताबें पढ़ता रहता हूँ, तो मैं पोथी पंडित हो जाऊँगा। इस प्रकार से उन्होंने एक विचार किया, मुझे सुधारने का एक आखिरी प्रयत्न किया। उन्होंने मुझे नाटक दिखाने के लिए न्योता। वहाँ जाने से पहले मुझे उनके साथ हॉबर्न भोजन गृह में भोजन करना था। मेरी दृष्टि में यह गृह एक महल था। विक्टोरिया होटल छोड़ने के बाद ऐसे गृह में जाने का मेरा यह पहला अनुभव था। मतलब महात्मा गांधी कह रहे हैं ये कि विक्टोरिया होटल का अनुभव तो निकम्मा था, क्योंकि मानना होगा कि वहाँ मैं बेहोशी की हालत में था। सैकड़ों के बीच हम दो मित्र एक मेज़ के सामने बैठे। मित्र ने पहली प्लेट मंगाई, वह सूप की थी। मैं परेशान हुआ, मित्र से क्या पूछता। मैंने तो परोसने वाले को अपने पास बुलाया। मित्र समझ गए, चिढ़कर मुझसे पूछा क्या है। मैंने धीरे से संकोचपूर्वक कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें मांस है या नहीं। ऐसे गृह में यह जंगलीपन नहीं चल सकता। अगर तुम्हें अब भी यहीं किचकिच करनी हो तो तुम बाहर जाकर किसी छोटे से भोजन गृह में खा लो और बाहर ही मेरी राह देखो। मैं इस प्रस्ताव से खुश होकर उठा और दूसरे भोजनालय की खोज में निकला। पास ही एक अन्नाहार वाला भोजन गृह था, पर वह तो बंद हो चुका था। मुझे समझ न पड़ा कि अब क्या करना चाहिए। मैं भूखा रहा। हम नाटक देखने गए। मित्र ने उक्त घटना के बारे में एक भी शब्द मुँह से न निकाला। मेरे पास तो कहने को था ही क्या। लेकिन यह हमारे बीच का अंतिम मित्र युद्ध था। न हमारा संबंध टूटा, न उसमें कटुता आई। उनके सारे प्रयत्नों के मूल में रहे हुए प्रेम को मैं पहचान सका था। इस कारण विचार और आचार की भिन्नता के रहते हुए भी उनके प्रति मेरा आदर बढ़ गया। यानी इसमें महात्मा गांधी कहते हैं कि मेरा जो आदर है वो मेरे मित्र के प्रति बढ़ गया, क्योंकि वह हर तरीके से मेरी भलाई करना चाहता था। पर मैंने सोचा कि मुझे उनका डर दूर करना चाहिए। मैंने निश्चय किया कि मैं जंगली नहीं रहूँगा, सभ्य के लक्षण ग्रहण करूँगा और दूसरे प्रकार से समाज में समरस होने योग्य बनकर अन्नाहार की अपनी विचित्रता को छिपा लूँगा। मैंने सभ्यता सीखने के लिए अपनी सामर्थ्य से परे का और छिछला रास्ता पकड़ा। विलायती होने पर भी बम्बई के कटे सिले कपड़े अच्छे अंग्रेज समाज में शोभा न देंगे। इस विचार से मैंने आर्मी और नेवी स्टोर में कपड़े सिलाए। यानी इसके अंतर्गत महात्मा गांधी बता रहे हैं कि सभ्यता के लिए मैंने क्या क्या किया। 19 सीलिंग की चिमनी टोपी सिर पर पहनी। इतने से संतोष न हुआ तो बॉन्ड स्ट्रीट में जहाँ शौकीन लोगों के कपड़े सिलते थे 10 पौंड पर बत्ती रखकर शाम की पोशाक सिलवाई। भोले और बादशाही दिल वाले बड़े भाइयों से दोनों जेबों में लटकाने लायक सोने की एक बढ़िया चैन मंगवाई और वह मिल भी गई। बंधी बंधाई टाई पहनना शिष्टाचार में शुमार न था। यानी बंधी बंधाई आप टाई पहनते हो वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए टाई बांधने की कला हस्तगत की, यानी टाई बांधना हाथ से सीखा। देश में आईना हजामत के दिन ही देखने को मिलता था, पर यहाँ तो बड़े आईने के सामने खड़े रहकर ठीक से टाई बांधने में और बालों में पट्टी डालकर सीधी मांग निकालने में रोज़ लगभग 10 मिनट तो बर्बाद होते ही थे। यानी इसमें महात्मा गांधी कहते हैं कि मुझे बालों को संवारने में और टाई बांधने में 10 मिनट लग जाते थे। बाल मुलायम नहीं थे, इसलिए उन्हें अच्छी तरह मुड़े हुए रखने के लिए ब्रश के साथ रोज़ लड़ाई चलती थी। और टोपी पहनते तथा निकालते समय हाथ तो मानो मांग को सहेजने के लिए सिर पर पहुंच ही जाता था। यानी टोपी उतारने के बाद भी वह बालों को सही करते थे और बीच बीच में समाज में बैठे बैठे मांग पर हाथ फिराकर बालों को व्यवस्थित रखने की एक और सभ्य क्रिया बराबर चलती ही रहती थी। मतलब गांधी जी कहते हैं कि मेरा सारा ध्यान जो था वो मेरे बालों में रहता था। पर इतनी टिमटाम ही काफ़ी न थी। अकेली सभ्य पोशाक के सभ्य थोड़े ही बना जा सकता था। मैंने सभ्यता के दूसरे कई बाहरी गुण भी जान लिए थे और मैं उन्हें सीखना चाहता था। सभ्य पुरुष को नाचना जानना चाहिए, यानी उसे डांस आना चाहिए।
उसे फ्रेंच अच्छी तरह जान लेनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंच इंग्लैंड के पड़ोसी फ्रांस की भाषा थी और सारे यूरोप की राष्ट्रभाषा भी थी, इसलिए फ्रेंच आना ज़रूरी है। और मुझे यूरोप में घूमने की इच्छा थी। इसके अलावा सभ्य पुरुष को लच्छेदार भाषण करना भी आना चाहिए। मैंने नृत्य सीखने का निश्चय किया। एक कक्षा में भर्ती हुआ। एक सत्र के करीब 3 पाउंड जमा किए। कोई 3 हफ्तों में करीब 6 सबक सीखे होंगे। पैर ठीक से तालबद्ध पड़ते न थे। पियानो बजता था, पर वह क्या कह रहा है कुछ समझ में न आता था। 1 2 3 चलता, पर उसके बीच का अंतर तो वह बाजा ही बताता था, जो मेरे लिए अगम्य था, मतलब जहाँ तक पहुँचना कठिन था। तो अब क्या किया जाए? अब तो बाबा जी की बिल्ली वाला किस्सा हुआ। चूहों को भगाने के लिए बिल्ली, बिल्ली के लिए गाय, यूँ बाबा जी का परिवार बढ़ा। उसी तरह मेरे लोभ का परिवार भी बढ़ा, यानी मुझे लालच होने लगा कि मैं ये सीख लूँ, ये कर लूँ, वहाँ चला जाऊँ, ये सभ्यता के विभिन्न प्रकार के जो लक्षण है वो मैं अपने अंदर ले आऊँ। वायलिन बजाना सीख लूँ तो सुर और ताल का ख्याल हो जाए। 3 पाउंड वायलिन खरीदने में गवाए और कुछ उसकी शिक्षा के लिए भी दिए। भाषण करना सीखने के लिए एक तीसरे शिक्षक का घर खोजा। उन्हें भी एक गिन्नी तो भेंट की ही। बेल की स्टैंडर्ड एलोक्यूशनिस्ट पुस्तक खरीदी। पिट का एक भाषण शुरू किया। इन बेल साहब ने मेरे कान में घंटी बजाई। मैं जागा। मुझे कौन इंग्लैंड में जीवन बिताना है? लच्छेदार भाषण करना सीखकर मैं क्या करूँगा? नाच नाच कर मैं सभ्य कैसे बनूँगा? वायलिन तो देश में भी सीखा जा सकता है। मैं तो विद्यार्थी हूँ, मुझे विद्या धन बढ़ाना चाहिए। मुझे अपने पेशे से संबंध रखने वाली तैयारी करनी चाहिए। मैं अपने सदाचार से सभ्य समझा जाऊँ तो ठीक है, नहीं तो मुझे यह लोभ छोड़ना चाहिए। यानी जब उन्होंने पिट का भाषण सुना, बेल साहब ने उनके कान में घंटी बजाई, तो जो कार्य गांधी जी कर रहे थे उससे जागे और उन्हें यह विश्वास हुआ, यह आभास हुआ कि मैं विद्यार्थी हूँ और मेरा जो पहला महत्वपूर्ण काम है वह विद्या का अध्ययन करना है, क्योंकि मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ और मुझे सारे जो लोभ और लालच है वो छोड़ देने चाहिए। इन विचारों की धुन में मैंने उपयुक्त आशय के उद्गारों वाला पत्र भाषण शिक्षक को भेज दिया। उनसे मैंने 2 या 3 ही पाठ पढ़े थे। नृत्य शिक्षिका को भी ऐसा ही पत्र लिखा। वायलिन शिक्षिका के घर वायलिन लेकर पहुंचा। उन्हें जिस दाम में भी वह बिके बेच डालने की इजाज़त दे दी। उनके साथ कुछ मित्रता का सा संबंध हो गया था। इस कारण मैंने उनसे अपने मोह की चर्चा की। नाच आदि के जंजाल में से निकल जाने की मेरी बात उन्होंने पसंद की। सभ्य बनने की मेरी यह सनक लगभग 3 महीने चली। पोशाक की टिमटाम तो बरसों चली, पर अब मैं विद्यार्थी बना। यानी गांधी जी को समझ में आ गया कि मैं विद्यार्थी हूँ और विद्यार्थी का महत्वपूर्ण काम होता है विद्या का अध्ययन करना। अब उनका दूसरा ये जो कहानी के रूप में दृश्य है वह प्रारंभ होता है बलवान से भिड़ंत। इसमें देखिए गांधी जी क्या कहते हैं कि अब एशियाई अधिकारियों की ओर लौटे। एशियाई अधिकारियों का बड़े से बड़ा थाना जोहानिसबर्ग में था। मैं यह देख रहा था कि उस थाने में हिंदुस्तानी, चीनी आदि का रक्षण नहीं बल्कि भक्षण होता था। मेरे पास रोज़ शिकायतें आती, हकदार दाखिल नहीं हो सकते और बिना हक वाले 100 पाउंड देकर चले आ रहे हैं। इसका इलाज आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? मेरी भी यही भावना थी। यदि यह सड़ांध दूर न हो तो मेरा ट्रांसवाल में बसना व्यर्थ माना जाएगा। मैं प्रमाण जुटाने लगा। जब मेरे पास प्रमाणों का अच्छा सा संग्रह हो गया तो मैं पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचा। मुझे लगा कि उसमें दया और न्याय की वृत्ति है। यानी दया है और न्याय की क्या है? वृत्ति है। मेरी बात को बिल्कुल अनसुनी करने के बदले उसने मुझे धीरज से सुना और प्रमाण उपस्थित करने को कहा। गवाहों के बयान उसने स्वयं ही लिए। उसे विश्वास हो गया, पर जिस तरह मैं जानता था उसी तरह वह भी जानता था कि दक्षिण अफ्रीका में गोरे पंचों द्वारा
गोरे अपराधियों को दंड दिलाना कठिन है। उसने कहा, फिर भी हम प्रयत्न तो करें। ऐसे अपराधी जूरी द्वारा छोड़ दिए जाएंगे, इस डर से उन्हें न पकड़वाना भी उचित नहीं है, इसलिए मैं तो उन्हें पकड़वाऊंगा। आपको मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि अपनी मेहनत में मैं कोई कसर नहीं रखूँगा। आगे वो ये कहते हैं, मुझे तो विश्वास था ही, दूसरे अधिकारियों पर भी संदेह तो था, पर उनके विरुद्ध मेरे पास कमज़ोर प्रमाण था। 2 के बारे में कोई संदेह नहीं था, अतएव 2 के नाम वारंट निकले। मेरा आना जाना छिपा रह ही नहीं सकता था। कई लोग देखते थे कि मैं प्राय प्रतिदिन पुलिस कमिश्नर के यहाँ जाता हूँ। इन 2 अधिकारियों के छोटे बड़े जासूस तो थे ही। वे मेरे दफ्तर पर निगरानी रखते थे और मेरे आने जाने की खबरें उन अधिकारियों को पहुँचाते थे। यहाँ मुझे यह कहना चाहिए कि उक्त अधिकारियों का अत्याचार इतना ज़्यादा था कि उन्हें ज़्यादा जासूस नहीं मिलते थे। यदि हिंदुस्तानियों और चीनियों की मुझे मदद न होती तो ये अधिकारी पकड़े ही न जाते। इन 2 में से एक अधिकारी भागा। पुलिस कमिश्नर ने बाहर का वारंट निकालकर उसे वापस पकड़वाया। मुकदमा चला, प्रमाण भी मजबूत थे और एक के तो भागने का प्रमाण जूरी के पास पहुंच चुका था, फिर भी दोनों छूट गए। मुझे बड़ी निराशा हुई। पुलिस कमिश्नर को भी दुख हुआ। वकालत से मुझे अरुचि हो गई, मतलब वकालत मुझे अच्छी नहीं लगी। बुद्धि का उपयोग अपराध को छिपाने में होता देखकर मुझे बुद्धि ही अप्रिय लगने लगी, यानी वकालत वाले काम से मुझे घृणा होने लगी, क्योंकि यह झूठ को भी सच बना रही थी। दोनों अधिकारियों का अपराध इतना प्रसिद्ध हो गया था कि उनके छूट जाने पर भी सरकार उन्हें रख नहीं सकी। दोनों बर्खास्त हो गए और एशियाई विभाग कुछ साफ हुआ। अब हिंदुस्तानियों को धीरज बंधा और उनकी हिम्मत भी बढ़ी। इससे मेरी प्रतिष्ठा बढ़ गई, मेरे धंधे में भी वृद्धि हुई। हिंदुस्तानी समाज के जो सैकड़ों पौंड हर महीने रिश्वत में जाते थे, उनमें बहुत कुछ बचत हुई, यानी अब रिश्वत नहीं देनी पड़ती थी। नहीं तो क्या, मतलब कम देनी पड़ती थी। यह तो नहीं कहा जा सकता कि पूरी रकम बची। बेईमान तो अब भी रिश्वत खाते थे, पर यह कहा जा सकता है कि जो प्रामाणिक थे वे अपनी प्रामाणिकता की रक्षा कर सकते थे। आगे देखिए, मैं कह सकता हूँ कि इन अधिकारियों के इतने अधम होने पर भी उनके विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से मेरे मन में कुछ भी न था। मेरे इस स्वभाव को वे जानते थे और जब उनकी कंगाल हालत में मुझे मदद करने का मौका मिला तो मैंने उनकी मदद भी की थी। यदि मेरा विरोध न हो तो उन्हें जोहानिसबर्ग की म्यूनिसिपैलिटी में नौकरी मिल सकती थी। उनका एक मित्र मुझे मिला और मैंने उन्हें नौकरी दिलाने में मदद करना मंजूर कर लिया। उन्हें नौकरी मिल भी गई। मेरे इस कार्य का यह प्रभाव पड़ा कि मैं जिन गोरों के संपर्क में आया वे मेरी तरफ से निर्भय रहने लगे और यद्यपि उनके विभागों के विरुद्ध मुझे लड़ना पड़ता था, तीखे शब्द कहने पड़ते थे, फिर भी वे मेरे साथ मधुर संबंध रखते थे। इस प्रकार का बर्ताव मेरा एक स्वभाव ही था। इसे मैं उस समय ठीक से जानता न था। यह तो मैं बाद में समझने लगा कि ऐसे बर्ताव में सत्याग्रह की जड़ मौजूद है और यह अहिंसा का एक विशेष अंग है। मनुष्य और उसका काम, ये 2 भिन्न वस्तुएं हैं। अच्छे काम के प्रति आदर और बुरे के प्रति तिरस्कार होना ही चाहिए। यानी इसमें महात्मा गांधी कहते हैं कि आपके सामने यदि कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करे तो उसके प्रति आपके मन में सम्मान होना चाहिए, और आपके सामने यदि कोई बुरा कार्य करे तो उसे बताने की या तिरस्कार करने की जो क्षमता है वो हम में होनी चाहिए। भले बुरे काम करने वालों के प्रति सदा आदर अथवा दया रहनी चाहिए। यह चीज़ समझने में सरल है, पर इसके अनुसार आचरण कम से कम होता है। इसी कारण इस संसार में विष फैलता रहता है। यानी हम कह तो देते हैं लेकिन अपनी बात पे अमल नहीं करते, तो इस कारण इस संसार के अंदर क्या है, विष फैलता रहता है, बुराइयां फैलती रहती है। सत्य के शोध के मूल में ऐसी अहिंसा है
मैं प्रतिक्षण यह अनुभव करता हूँ कि जब तक यह अहिंसा हाथ में नहीं आती तब तक सत्य मिल ही नहीं सकता। व्यवस्था या पद्धति के विरुद्ध झगड़ना शोभा देता है, पर व्यवस्थापक के विरुद्ध झगड़ा करना तो अपने विरुद्ध झगड़ने के समान है, क्योंकि हम एक ही कुंची से रचे गए हैं, एक ही ब्रह्मा की संतान है। व्यवस्थापक में अनंत शक्तियाँ निहित है। व्यवस्थापक का अनादर या तिरस्कार करने से उन शक्तियों का अनादर होता है और वैसा होने पर व्यवस्थापक को और संसार को हानि पहुंचती है। अब हम इसमें तीसरा दृश्य पढ़ते हैं, आत्मिक शिक्षा, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि यदि हम व्यक्ति की आत्मा को शुद्ध कर देते हैं, उसकी आत्मिक कसरत करवाते हैं, तो वह शिक्षा और अधिक सुगढ़ और अच्छी होती है। तो इसके अंतर्गत अब हम पढ़ते हैं, विद्यार्थियों के शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा आत्मा को शिक्षित करने में मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ा। आत्मा के विकास के लिए मैंने धर्म ग्रंथों पर कम आधार रखा था। मैं मानता था कि विद्यार्थियों को अपने अपने धर्म के मूल तत्व जानने चाहिए, अपने अपने धर्म ग्रंथों का साधारण ज्ञान होना चाहिए। इसलिए मैंने यथाशक्ति इस बात की व्यवस्था की थी कि उन्हें यह ज्ञान मिल सके, किंतु उसे मैं बुद्धि की शिक्षा का अंग मानता हूँ। आत्मा की शिक्षा एक बिल्कुल भिन्न विभाग है। इसे मैं टॉल्स्टॉय आश्रम के बालकों को सिखाने लगा, उसके पहले ही जान चुका था। आत्मा का विकास करने का अर्थ है चरित्र का निर्माण करना, ईश्वर का ज्ञान पाना, आत्मज्ञान प्राप्त करना। इस ज्ञान को प्राप्त करने में बालकों को बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत होती है और इसके बिना दूसरा ज्ञान व्यर्थ है, हानिकारक भी हो सकता है, ऐसा मेरा विश्वास था। मैंने सुना है कि लोगों में यह भ्रम फैला हुआ है कि आत्मज्ञान चौथे आश्रम में प्राप्त होता है, यानी वृद्धाश्रम में। लेकिन जो लोग इस अमूल्य वस्तु को चौथे आश्रम तक मुलतवी रखते हैं, यानी वृद्धावस्था आती है वहाँ तक छोड़ देते हैं, तो वे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करते, बल्कि बुढ़ापा और दयाजनक बचपन पाकर पृथ्वी पर भार रूप बनकर जीते हैं। इसलिए आत्मिक शिक्षा जो है वो वृद्धावस्था से पहले ही प्राप्त कर लेनी चाहिए। इस प्रकार का सार्वत्रिक अनुभव पाया जाता है। संभव है कि सन 1911 से 1912 में इन विचारों को इस भाषा में न रखता, पर मुझे यह अच्छी तरह याद है कि उस समय मेरे विचार इसी प्रकार के थे। आत्मिक शिक्षा किस प्रकार दी जाए। मैं बालकों से भजन गवाता, उन्हें नीति की पुस्तकें पढ़कर सुनाता, किंतु इससे मुझे संतोष न होता था। जैसे जैसे मैं उनके संपर्क में आता गया, मैंने यह अनुभव किया कि यह ज्ञान पुस्तकों द्वारा तो दिया ही नहीं जा सकता। शरीर की शिक्षा जिस प्रकार शारीरिक कसरत द्वारा दी जाती है और बुद्धि की बौद्धिक कसरत द्वारा, उसी प्रकार आत्मा की शिक्षा आत्मिक कसरत द्वारा ही दी जा सकती है। आत्मा की कसरत शिक्षक के आचरण द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। अतएव युवक हाजिर हो चाहे न हो, शिक्षक को सावधान रहना चाहिए। लंका में बैठा हुआ शिक्षक भी अपने आचरण द्वारा अपने शिष्यों की आत्मा को हिला सकता है। मैं स्वयं झूठ बोलूं और अपने शिष्यों को सच्चा बनाने का प्रयत्न करूं तो वह व्यर्थ ही होगा। यानी इसमें गांधी जी कहते हैं कि जिस प्रकार का शिक्षक होगा वह उसी प्रकार के बच्चे तैयार करेगा, क्योंकि यदि शिक्षक को बच्चे झूठ बोलता हुआ देखेंगे तो वे सच बोलना कहाँ से सीखेंगे। तो गांधी जी कह रहे हैं चाहे आपको बच्चे देखें चाहे नहीं देखें, आपको व्यवहार जो है वो अपना शुद्ध रखना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए। आगे देखो, डरपोक शिक्षक शिष्यों को वीरता नहीं सिखा सकता। मैंने देखा कि मुझे अपने पास रहने वाले युवकों और युवतियों के सम्मुख पदार्थ पाठ सा बनकर रहना चाहिए। इस कारण मेरे शिष्य मेरे शिक्षक बने। मैं यह समझा
कि मुझे अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए अच्छा बनना और रहना चाहिए। अतएव कहा जा सकता है कि टोल्स्टॉय आश्रम का मेरा अधिकतर संयम इन युवकों और युवतियों की बदौलत था। यानी इसमें गांधी जी कहते हैं कि मुझे मेरा सही निर्माण करने में मेरे जो बच्चे हैं यानी जिनको मैं पढ़ाता था उन्होंने मेरा साथ दिया। यानी मैंने उनसे शिक्षा प्राप्त की कि मुझे किस प्रकार रहना चाहिए। आश्रम में एक युवक बहुत उधम मचाता था, झूठ बोलता था, किसी से दबता नहीं था और दूसरों के साथ लड़ता झगड़ता रहता था। एक दिन उसने बहुत ही उधम मचाया। मैं घबरा उठा। मैं विद्यार्थियों को कभी सजा न देता था। इस बार मुझे बहुत क्रोध आ गया। मैं उसके पास पहुंचा। समझाने पर वह किसी प्रकार समझता ही न था। उसने मुझे धोखा देने का भी प्रयत्न किया। मैंने अपने पास पड़ा हुआ रूल उठाकर उसकी बाह पर दे मारा। मतलब जैसा मेरा स्वभाव था उसके विपरीत मैंने कार्य कर डाला, वो भी क्रोध के कारण। मारते समय मैं कांप रहा था। इसे उसने देख लिया होगा। मेरी ओर से ऐसा अनुभव किसी विद्यार्थी को इससे पहले नहीं हुआ था। विद्यार्थी रो पड़ा। उसने मुझसे माफ़ी मांगी। उसे डंडा लगा और चोट पहुंची। इससे वह रोया न था। अगर वह मेरा मुकाबला करना चाहता तो मुझसे निपट सकने की जो शक्ति होती है वो उसमें थी। उसकी उम्र कोई 17 साल की रही होगी। उसका शरीर सुगठित था, पर मेरे रूल में उसे मेरे दुख का दर्शन हो गया था। इस घटना के बाद उसने फिर कभी मेरा सामना नहीं किया। मतलब उस बालक को यह महसूस हुआ कि मैंने उन्हें मारा तो है, लेकिन मारने पर मुझे दुख हुआ है, यानी मैं उसे मारना नहीं चाहता। इस बात को उस बालक ने भांप लिया था, लेकिन उसे रूल मारने का पछतावा मेरे दिल में आज तक बना हुआ है। मुझे भय है कि उसे मारकर मैंने अपनी आत्मा का नहीं बल्कि अपनी पशुता का ही दर्शन कराया था। बालकों को मार पीट कर पढ़ाने का मैं हमेशा से विरोधी रहा हूँ। मुझे ऐसी एक ही घटना याद है कि जब मैंने अपने लड़कों में से एक को पीटा था। रूल से पीटने में मैंने उचित कार्य किया या नहीं, इसका निर्णय मैं आज तक नहीं कर सका हूँ। इस दंड के औचित्य के विषय में मुझे शंका है, क्योंकि उसमें क्रोध भरा था और दंड देने की भावना थी। यदि उसमें केवल मेरे दुख का ही प्रदर्शन होता तो मैं उस दंड को उचित समझता, पर उसमें विद्यमान भावना मिश्र थी। इस घटना के बाद तो मैं विद्यार्थियों को सुधारने की अधिक अच्छी रीति सीखा। यदि इस कला का उपयोग मैंने उक्त अवसर पर किया होता तो उसका कैसा परिणाम होता यह मैं नहीं कह सकता। वह युवक तो इस घटना को तुरंत भूल गया। मैं यह नहीं कह सकता कि उसमें बहुत सुधार हो गया, पर उस घटना ने मुझे इस बात के लिए अधिक सोचने को विवश किया। विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का क्या धर्म है। उसके बाद युवकों द्वारा ऐसे ही दोष हुए, लेकिन मैंने फिर कभी दंड नीति का उपयोग नहीं किया। इस प्रकार आत्मिक ज्ञान देने के प्रयत्न में मैं स्वयं आत्मा के गुण को अधिक समझने लगा। मतलब गांधी जी ये मानते थे कि किसी विद्यार्थी को आपको अच्छा मनुष्य बनाना है तो आप दंड से उसे नहीं बना सकते, बल्कि आपको उसको क्या देनी चाहिए, आत्मिक शिक्षा देनी चाहिए, उसकी आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। अगला देखिए, अगला शीर्षक है शांति निकेतन। इसमें पढ़ते हैं, राजकोट से मैं शांति निकेतन गया। वहाँ शांति निकेतन के अध्यापकों और विद्यार्थियों ने मुझ पर अपना प्रेम बरसाया। स्वागत की विधि में सादगी, कला और प्रेम का सुंदर मिश्रण था। वहाँ मैं काका साहब कालेलकर से पहल मिला। कालेलकर काका साहब क्यों कहलाते थे यह मैं उस समय नहीं जानता था, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि जो केशवराव देश पांडे हैं, जो विलायत में मेरे समकालीन थे और जिनके साथ विलायत में मेरा अच्छा परिचय हो गया था, बड़ौदा राज्य में गंगनाथ विद्यालय चला रहे थे। उनकी अनेक भावनाओं में से एक यह भी थी कि विद्यालय में पारिवारिक भावना होनी चाहिए। इस विचार से वहाँ सब अध्यापकों के नाम रखे गए थे। उनमें कालेलकर को काका नाम मिला, फड़के मामा बने, हरिहर शर्मा अन्ना कहलाए। दूसरों के भी यथा योग्य नाम रखे गए।
काका के साथी के रूप में आनंदानंद और मामा के मित्र के नाते पटवर्धन अप्पा आगे चलकर इस कुटुंब में सम्मिलित हो गए। इस कुटुंब के उपयुक्त 5 सदस्य एक के बाद एक मेरे साथी बने। देश पांडे साहब के नाम से पुकारे जाने लगे। साहब का विद्यालय बंद होने पर वह कुटुंब बिखर गया, पर इन लोगों ने अपना आध्यात्मिक संबंध न छोड़ा। काका साहब भिन्न भिन्न अनुभव प्राप्त करने में लग गए। इसी सिलसिले में वे इस समय शांति निकेतन में रहते थे। इसी मंडल के एक और सदस्य चिंतामणि शास्त्री भी वहाँ रहते थे। ये दोनों संस्कृत सिखाने में हिस्सा लेते थे। आगे देखिए, शांति निकेतन में मेरे मंडल को अलग से ठहराया गया। यहाँ मगनलाल गांधी उस मंडल को संभाल रहे थे और फिनिक्स आश्रम के सब नियमों का पालन सूक्ष्मता से करते थे और कराते थे। मैंने देखा कि उन्होंने अपने प्रेम, ज्ञान और उद्योग के कारण शांति निकेतन में अपनी सुगंध फैला दी थी। एंड्रूज तो यहाँ थे ही, पियर्सन भी थे, जगदानंद बाबू, नेपाल बाबू, संतोष बाबू, क्षिति मोहन बाबू, नगेन बाबू, शरद बाबू और काली बाबू के साथ हमारा खासा संपर्क रहा। आगे गांधी जी कहते हैं, मैं अपने स्वभाव के अनुसार मैं विद्यार्थियों और शिक्षकों में घुल मिल गया और स्वयं परिश्रम के विषय में चर्चा करने लगा। मैंने वहाँ के शिक्षकों के सामने यह बात रखी कि वैतनिक रसोइयों के बदले शिक्षक और विद्यार्थी अपनी रसोई स्वयं बना ले तो अच्छा हो। ऐसा करने से आरोग्य और नीति की दृष्टि से रसोई घर पर शिक्षक समाज का प्रभुत्व स्थापित होगा और विद्यार्थी स्वावलंबन तथा स्वयं पाक का पदार्थ पाठ सीखेंगे। यानी अपने काम स्वयं करने की आदत और स्वयं खाना बनाने की जो आदत है वो विद्यार्थी सीख जाएंगे। 1-2 शिक्षकों ने सिर हिलाया, यानी शिक्षकों ने हामी भी भरी। कुछ लोगों को यह प्रयोग बहुत अच्छा लगा। नई चीज़, फिर यह कैसी भी क्यों न हो, बालकों को तो अच्छी लगती ही है। इस न्याय से यह चीज़ भी उन्हें अच्छी लगी और प्रयोग शुरू हुआ। जब कविश्री के सामने यह चीज़ रखी गई तो उन्होंने अपनी यह सम्मति दी कि यदि शिक्षक अनुकूल हो तो स्वयं उन्हें यह प्रयोग अवश्य पसंद होगा। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा, इसमें स्वराज्य की चाबी मौजूद है, यानी हम अपना काम स्वयं करेंगे तो हम स्वराज्य को जल्दी ही प्राप्त कर लेंगे। फिर कहते हैं, पियर्सन ने प्रयोग को सफल बनाने में अपने आप को खपा दिया। उन्हें यह बहुत अच्छा लगा। एक मंडली साग काटने वालों की बनी, दूसरी अनाज साफ करने वालों की, रसोई घर के आसपास शास्त्रीय ढंग से सफाई रखने के काम में नगेन बाबू आदि जुट गए। उन लोगों को कुदाली से काम करते देखकर मेरा हृदय नाच उठा। लेकिन मेहनत के इस काम को 125 विद्यार्थी और शिक्षक भी एकाएक नहीं अपना सकते थे, अतएव रोज़ चर्चाएं चलती। कुछ लोग थक जाते, परंतु पियर्सन क्यों थकने लगे। वे हंसते चेहरे से रसोई घर के किसी न किसी काम में जुटे ही रहते। बड़े बड़े बर्तन मांजना उन्हीं का काम था। बर्तन मांजने वाली टुकड़ी की थकान उतारने के लिए कुछ विद्यार्थी वहाँ सितार बजाते थे। विद्यार्थियों ने प्रत्येक काम को पर्याप्त उत्साह से अपना लिया और समूचा शांति निकेतन मधुमक्खियों की छत्ते की भांति गूंजने लगा, क्योंकि सबका आपसी व्यवहार था, संगीत गुंजायमान था, सब लोग प्रेम से अपना काम करते थे, जैसे मधुमक्खियाँ करती है ना समूह में, वैसे ही। इस प्रकार के फेरफार जब एक बार शुरू हो जाते हैं तो फिर वे रुक नहीं पाते। फिनिक्स का रसोई घर स्वावलंबी बन गया। यही नहीं, बल्कि उसमें रसोई भी बहुत सादी बनती थी। मसालों का त्याग किया गया था, अतएव भात, दाल, साग तथा गेहूं के पदार्थ भी भाप के द्वारा पका लिए जाते थे। बंगाली खुराक में सुधार करने के विचार से उस प्रकार का एक रसोई घर शुरू किया गया था। उसमें 1-2 अध्यापक और कुछ विद्यार्थी सम्मिलित हुए। ऐसे ही प्रयोगों में से सर्वसाधारण रसोई घर को स्वावलंबी बनाने का प्रयोग शुरू किया जा रहा था, पर आखिर
कुछ कारणों से यह प्रयोग बंद हो गया। मेरा विश्वास यह है कि इस जगत विख्यात संस्था ने थोड़े समय के लिए भी इस प्रयोग को अपनाकर कुछ खोया नहीं और उससे प्राप्त अनेक अनुभव उसके लिए उपयोगी सिद्ध हुए। मेरा विचार शांति निकेतन में कुछ समय रहने का था, किंतु विधाता मुझे जबरदस्ती घसीट कर ले गया। मैं मुश्किल से वहाँ 1 हफ्ता रहा होऊंगा कि इतने में पूना से गोखले के अवसान का तार मिला। शांति निकेतन शोक में डूब गया। मेरे पास संवेदना के लिए आए थे सब लोग। मंदिर ने विशेष सभा की गई, मंदिर जो था उसमें विशेष सभा रखी गई थी। यह गंभीर दृश्य अपूर्व था। मैं उसी दिन पूना के लिए रवाना हुआ। पत्नी और मगनलाल गांधी को अपने साथ लिया, बाकी सब शांति निकेतन में रहे। आगे है बर्दवान एतक एंड्रयूज़ मेरे साथ आए। उन्होंने मुझे पूछा, क्या आपको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में आपके लिए सत्याग्रह करने का अवसर आएगा, और अगर ऐसा हो तो कब आएगा? इसकी कोई कल्पना आपको है? मैंने जवाब दिया, इसका उत्तर देना कठिन है। अभी 1 वर्ष तक तो मुझे कुछ करना ही नहीं। गोखले ने मुझसे प्रतिज्ञा करवाई है कि मुझे 1 वर्ष तक देश में भ्रमण करना है। किसी सार्वजनिक प्रश्न पर अपना विचार न तो बनाना है और न प्रकट करना है। मैं इस प्रतिज्ञा का अक्षरशः पालन करूंगा, यानी जैसे उन्होंने मुझे कहा है मैं वैसे ही उनकी बात को मानूंगा। बाद में भी मुझे किसी प्रश्न पर कुछ कहने की ज़रूरत होगी तभी मैं कहूँगा। इसलिए मैं नहीं समझता कि 5 वर्ष तक सत्याग्रह करने का कोई अवसर आएगा। यहाँ यह कहना अप्रस्तुत न होगा कि हिंद स्वराज्य में मैंने जो विचार व्यक्त किए हैं, गोखले उनका मजाक उड़ाते थे और कहते थे, आप 1 वर्ष हिंदुस्तान में रहकर देखेंगे तो आपके विचार अपने आप ठिकाने आ जाएंगे। आज हम इसका जो अंतिम दृश्य है कहानी के रूप में, खादी का जन्म, वो पढ़ेंगे अब अंतिम पूर्ण रूप से, जिसके अंतर्गत स्वावलंबन एवं स्वदेशी की महत्ता को उजागर किया गया है। शुरुआत करते हैं। मुझे याद नहीं पड़ता कि सन 1908 तक मैंने चरखा या करघा कहीं देखा हो। फिर भी मैंने हिंद स्वराज्य में यह माना था कि चरखे के जरिए हिंदुस्तान की कंगालियत मिट सकती है, और यह तो सबके समझ सकने जैसी बात है कि जिस रास्ते भूखमरी मिटेगी उसी रास्ते स्वराज्य मिलेगा। सब 1915 में मैं दक्षिण अफ्रीका से हिंदुस्तान वापस आया। तब भी मैंने चरखे के दर्शन नहीं किए थे। आश्रम के खुलते ही उसमें करघा शुरू किया था। करघा शुरू करने में भी मुझे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्योंकि कोई भी अच्छा कार्य करते हैं तो मुश्किलें पहले आती है। हम सब अनजान थे, अतएव करघे के मिल जाने भर से करघा चल नहीं सकता था। आश्रम में हम सब कलम चलाने वाले या व्यापार करना जानने वाले लोग इकट्ठा हुए थे। हम में कोई कारीगर नहीं था, इसलिए करघा प्राप्त करने के बाद बुनना सिखाने वाले की आवश्यकता पड़ी। काठियावाड़ और पालनपुर से करघा मिला और एक सिखाने वाला आया। उसने अपना पूरा हुनर नहीं बताया, पर मगनलाल गांधी शुरू किए हुए काम को जल्दी छोड़ने वाले न थे। उनके हाथ में कारीगरी तो थी ही, इसलिए उन्होंने बुनने की कला पूरी तरह समझ ली और फिर आश्रम में एक के बाद एक नए नए बुनने वाले तैयार हुए। आगे देखो, इसमें है, हमें तो अब अपने कपड़े तैयार करके पहनने थे, इसलिए आश्रम वासियों ने मील के जो कपड़े थे वो पहनना बंद किया और यह निश्चय किया कि वे हाथ करघे पर देशी मील के सूत का बुना हुआ कपड़ा पहनेंगे। ऐसा करने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हिंदुस्तान के बुनकरों के जीवन की, उनकी आमदनी की, सूत प्राप्त करने में होने वाली उनकी कठिनाई की, इसमें वे किस प्रकार ठगे जाते थे और आखिर किस प्रकार दिन दिन कर्जदार होते जाते थे, इस सब की जानकारी हमें मिली।
हम स्वयं अपना सब कपड़ा तुरंत बुन सके ऐसी स्थिति तो थी ही नहीं। इस कारण से बाहर के बुनकरों से हमें अपनी आवश्यकता का कपड़ा बुनवाना पड़ता था। देशी मील के सूत का हाथ से बुना कपड़ा झट मिलता नहीं था। बुनकर सारा अच्छा कपड़ा जो है वो विलायती सूत का ही बुनते थे, क्योंकि हमारी मिलें महीन सूत काटती न थी। आज भी वे महीन सूत अपेक्षाकृत कम ही काटती है, बहुत महीन तो काट ही नहीं सकती। बड़े प्रयत्न के बाद कुछ बुनकर हाथ लगे जिन्होंने देसी सूत का कपड़ा बुन लेने की मेहरबानी की। इन बुनकरों को आश्रम की तरफ से गारंटी देनी पड़ी थी कि देशी सूत का बुना हुआ कपड़ा खरीद लिया जाएगा। इस प्रकार विशेष रूप से तैयार कराया हुआ कपड़ा बुनवाकर हमने पहना और मित्रों में उसका प्रचार किया। यूँ हम काटने वाली मिलों के अवैतनिक एजेंट बने। मिलों के संपर्क में आने पर उनकी व्यवस्था की और उनकी लाचारी की जानकारी हमें मिली। हमने देखा कि मिलों का ध्येय जो लक्ष्य है वो खुद काटकर खुद ही बुनना था। वे हाथ करघों की सहायता स्वेच्छा से नहीं बल्कि अनिच्छा से करती थी। यह सब देखकर हम हाथ से काटने के लिए अधीर हो उठे। हमने देखा कि जब तक हाथ से काटेंगे नहीं तब तक हमारी पराधीनता बनी रहेगी। मिलों के एजेंट बनकर हम देश सेवा करते हैं ऐसा हमें प्रतीत न हुआ। लेकिन न तो कहीं चरखा मिलता था और न ही कहीं चरखे का चलाने वाला मिलता था। कुकड़िया आदि भरने के चरखे तो हमारे पास थे, पर उन पर काटा जा सकता है इसका तो हमें ख्याल ही नहीं था। एक बार कालिदास वकील एक बहन को खोज कर लाए। उन्होंने कहा कि यह बहन सूत काट कर दिखाएगी। उसके पास एक आश्रमवासी को भेजा जो नए काम सीख लेने में बड़े होशियार थे, पर हुनर उनके हाथ न लगा, लेकिन वो सीख नहीं पाए। दिन तो बीते जा रहे थे, मैं अधीर हो उठा। आश्रम में आने वाले हर ऐसे आदमी से जो इस विषय में कुछ बता सकता हो मैं पूछताछ किया करता था, पर काटने का इजारा तो स्त्री का ही था। अतएव कोने कोने में पड़ी हुई काटना जानने वाली स्त्री तो किसी स्त्री को ही मिल सकती थी। सन 1917 में मेरे गुजराती मित्र मुझे भड़ोच शिक्षा परिषद में घसीट ले गए। वहाँ महासाहसी विधवा बहन गंगाबाई मुझे मिली। मतलब जो साहसी थी विधवा थी और उसका नाम क्या था, गंगाबाई, वह मुझे मिली। वे पढ़ी लिखी अधिक नहीं थी, पर उनमें हिम्मत और समझदारी साधारणतया जितनी शिक्षित बहनों में होती है उससे अधिक थी। उन्होंने अपने जीवन में अस्पृश्यता की जड़ काट डाली थी। वे बेधड़क यानी बिना किसी डर के दलितों से मिलती और उनकी सेवा करती। उनके पास पैसा था, पर उनकी अपनी आवश्यकताएं बहुत कम थीं। उनका शरीर सुदृढ़ था और चाहे जहां अकेले जाने में उन्हें जरा भी झिझक नहीं होती थी। वे घोड़े की सवारी के लिए भी तैयार रहती थी। इन बहन का विशेष परिचय गोधरा की परिषद में प्राप्त हुआ। अपना दुख मैंने उनके सामने रखा और दमयंती जिस प्रकार नल की खोज में भटकती है, जो संस्कृत की कथा है ना नल दमयंती की, तो दमयंती जिस प्रकार नल को खोजने के लिए भटकती थी, उसी प्रकार चरखे की खोज में भटकने की प्रतिज्ञा करके उन्होंने मेरा बोझ हल्का कर दिया। यानी मैंने अपनी समस्या जो है वो गंगाबाई को बताई और उसने हामी भर दी, तो कुछ हद तक मेरा जो बोझ है वो हल्का हो गया। आज हमने ये आत्मकथांश पढ़ा है सत्य के प्रयोग, तो मैंने अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास किया है। आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। इसकी एक एक लाइन आप बहुत अच्छे से पढ़ें ताकि जितने भी प्रश्न इसमें से बने आप उसका उत्तर सही ढंग से दे सकें। कल हम अपने नए टॉपिक के साथ, जो कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित है, गोरा रेखा चित्र है, उसके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।